हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 7, सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप कवर करने वाले हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और साथ ही आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिल जाएंगी। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप अदर सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो में हम इस पेपर को हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सामान्य निर्देश जो है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। कौन सा क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर आपको ये सारे खंड देखने को मिलेंगे। खंड क जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, खंड ख में अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, खंड ग में 3 अंक वाले, खंड घ में 5 अंक वाले, खंड अ में 4 अंक वाले और च में एक मानचित्र आधारित प्रश्न रहेगा। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा, जो आपका मिड टर्म से पहले आया है वो भी, और जो अब आपको कराया गया है मिड टर्म के बाद वो भी। तो कंप्लीट सिलेबस इस पेपर में आपका कवर होगा, जो आपका फाइनल एग्जाम रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड का दिया गया है बहुविकल्पिक प्रश्न है। प्रश्न 1 से लेकर 15 तक जो है, इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मध्याह्न भोजन आरंभ करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को कब निर्देश दिया था? तो ये निर्देश कब दिया गया था? ये दिया गया था 2001 में, ठीक है। आंसर सही रहेगा 2001। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस देश में हुई थी? तो नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। डी विल बी द राइट आंसर। थर्ड है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए आपके राज्य में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो बहुमत पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में कितनी सीटें जीतने की आवश्यकता है? तो कितनी सीटें जीतने की है? 101। मिनिमम 200 में से कितनी चाहिए? 100, और एक सीट भी अगर ज़्यादा होती है तो विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। तो 50% प्लस मिनिमम 1, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवीय पर्यावरण का घटक है? तो जीवीय पर्यावरण का घटक कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जैविक पर्यावरण में भूमि, हीरा, कोयला नहीं होंगे। पशु जो है वो जैविक पर्यावरण का घटक होगा। नेक्स्ट है, ओडिशा जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारत के पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा स्थित है। तो आपने मैप किया होगा, उसमें बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि जो पूर्वी समुद्री तट है उसकी तरफ उड़ीसा है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में बादल बनते हैं? तो बादल कौन से परत में बनते हैं? क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सुल्तान इल्तुतमिश की जो है रजिया सुल्तान उसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है, इब्न बतूता का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इब्न बतूता का संबंध जो है वो किस देश से है? मोरक्को देश से है। नेक्स्ट है, मिलान करके उचित विकल्प का चयन करना है। तो मनसब, मनसब क्या है? मनसबदार एक पद है, ठीक है। नूरजहां, नूरजहां जहांगीर से मैच हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है मंगोल, मंगोल में ये आ जाएगा मंगोल उज्बेक, और सिसोदिया राजपूत जो है वो मेवाड़। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की थी। क्या आ जाएगा? ए सूरदास। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? इसमें आ जाएगा हरमंदिर साहब। स्वर्ण मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? हरमंदिर साहब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, मिलान करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें है देखिए सूबेदार, सूबेदार जो है क्या है? एक उच्च कुलीन, सूबेदार एक उच्च कुलीन। एंड फौजदार क्या है? एक सैन्य कमांडर है, फौजदार मुगल सैन्य कमांडर। चौथ क्या है? ये है कर लगाया गया, जो मराठों के द्वारा लगाया गया कर। सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी जो है ये हो जाएगा सरदेशमुखी क्या है? मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता, जो कि भू राजस्व का 9 से 10% भुगतान किया जाता था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों द्वारा स्थापित की गई राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को संरक्षण देने के बदले उनकी उपज का कितना प्रतिशत भाग लिया जाता था? तो राखी व्यवस्था के अंतर्गत जो है उपज का 20% भाग उनसे लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, खंड ख अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन, पड़ोस की दुकानें हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो पड़ोस की दुकानें कैसे उपयोगी हैं? दुकानें घर के पास होती हैं, वो लोग क्या करते हैं?
जानते होते हैं तो उधार भी दे देते हैं। आप भी अपने घर के पास कोई दुकान होगी, वहाँ से कई बार उधार में चीज़ ले आते हो, है ना, तो ये इसका ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट देखिए, थोक विक्रेताओं से ग्राहक के हाथों तक सामान कैसे पहुंचता है। तो थोक विक्रेताओं से ग्राहक के हाथ तक सामान, थोक विक्रेता क्या करते हैं, जो फैक्ट्री होती हैं डायरेक्ट उनसे सामान लेते हैं होलसेल में, और फिर छोटे दुकानदार उन थोक विक्रेताओं से छोटे दुकानदार खरीदते हैं, और दुकानदार से कौन खरीदता है, ग्राहक खरीदता है। तो थोक विक्रेता से छोटे दुकानदार और दुकानदार से ग्राहक तक सामान आता है। अगला, वायु दाब किसे कहते हैं। तो वायु दाब क्या होती है, वायु जो दाब लगाती है, वायु का जो प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वायु दाब। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब जो है वो क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अथवा में दिया गया है, नमी वाले दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। तो नमी वाले दिनों में जो है क्यों लगता है, क्योंकि देखिए होता क्या है, नमी वाले दिन जो होते हैं उनमें पहले ही जो हमारा पर्यावरण है उसमें इतनी ज़्यादा नमी होती है कि कपड़े सूखने में टाइम लगता है ना। पहले ही जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, उसमें ज़्यादा नमी है, और फिर जब कपड़े सूखेंगे तो कपड़ों की नमी वो बाहर निकलती है। लेकिन ऑलरेडी ज़्यादा नमी होने से जो कपड़ों की नमी है वो कम बाहर निकलती है, इसीलिए क्या होता है, कपड़े सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है। आंसर कैसे लिखेंगे, नमी वाले दिन में हवा में पहले से ही जलवाष्प अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे वाष्पीकरण की गति जो है वो धीमी हो जाती है और कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनसबदार कौन थे। आपको बताना है मनसबदार जो है कौन थे। मनसबदार मुगल साम्राज्य में शाही प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी होते थे, जिन्हें मनसब प्रदान किया जाता था, यानी पद प्रदान किया जाता था। इन्हें सैनिकों की भर्ती और देखरेख की जिम्मेदारी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब के शासनकाल में किसानों को अत्यधिक कष्ट क्यों सहना पड़ा। तो औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब जो है उसने बहुत ज़्यादा कर जो है लोगों पर लगा दिया था। आर्थिक कर लगाया, अधिक कर लगाया गया था। धार्मिक कर जैसे जजिया फिर से लागू कर दिया गया, पहले बंद हो चुका था लेकिन जजिया फिर से लागू कर दिया औरंगजेब ने। बार बार युद्धों के कारण कृषि प्रभावित हुई और किसानों को जो है जो फसलें थी उनमें भी नुकसान खाना पड़ा। ठीक है, तो किसानों पर युद्धों के कारण कृषि प्रभावित हुई और किसानों पर कर का बोझ भी बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, खंड ग में लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इसमें प्रश्न 6 है, इसमें 3-3 नंबर के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। इसमें रहेगा 6th का स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की को जो है इसको आपको व्याख्या करनी है। तो स्थलमंडल क्या है, यह पृथ्वी की ठोस परत है जिसमें पर्वत, मैदान और पठार शामिल हैं, उसको हम क्या कहेंगे, स्थलमंडल। नेक्स्ट है जलमंडल, पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के जल स्रोतों को क्या कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है। उसके बाद है वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहेंगे, पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परत जो है हमारे चारों तरफ, वो क्या कहलाती है, वो वायुमंडल कहलाती है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव पर्यावरण के उपयोग और परिवर्तन के मनुष्य जो है पर्यावरण के उपयोग और परिवर्तन के नए तरीके सीखते हैं कैसे। तो वैज्ञानिक तकनीकों का विकास करके सीखते हैं, खेती के आधुनिक तरीके जैसे ड्रिप सिंचाई अपनाकर सीखते हैं। ठीक है, औद्योगिक विकास और नगरीकरण से नए आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र विकसित करके, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू किए गए 3 प्रशासनिक सुधारों का वर्णन जो है वो आपको करना है। अकबर ने अपने शासनकाल में कौन कौन से सुधार किए थे, तो धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाई थी, यानी सुलह कुल के नाम से नीति चलाई थी, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, और जजिया कर को उन्होंने समाप्त किया था, जो कि औरंगजेब ने उसको शुरू कर दिया था। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के 3 कारणों को आपको लिखना है। तो लगातार युद्धों के कारण आर्थिक संकट हो गया था, प्रशासनिक कमजोरी और विद्रोह बहुत ज़्यादा था, क्षेत्रीय शासकों का स्वतंत्रता की ओर बढ़ना, क्षेत्रीय शासकों का स्वतंत्रता की ओर बढ़ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड घ में दिया गया है 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को समझाइए। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में जीवित और निर्जीव तत्वों का समावेश होता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके घटक कौन कौन से होंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य आ जाएंगे। अजैविक घटक में वायु, जल, मिट्टी तथा प्रकाश, ये रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित में क्या अंतर रहेगा।
प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति से हमें मिला है वो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, वह जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है जैसे नदियाँ, पर्वत, ये क्या रहेगा? प्राकृतिक पर्यावरण। और मानव निर्मित पर्यावरण क्या होगा? वह जो मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे इमारतें हैं, सड़कें हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये जो है मानव निर्मित पर्यावरण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कबीर की शिक्षाओं में किस शिक्षा ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और इसे आप किस प्रकार अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? ठीक है, तो कबीर की शिक्षाओं में सबसे अधिक प्रभावित किसने किया? कबीर की माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यह शिक्षा मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो ये बच्चे आप अपने अनुसार लिखेंगे आंसर, क्योंकि यह आडंबर से दूर रहकर आत्मचिंतन की बात करती है। इसे जीवन में अपनाकर मैं दिखावे की बजाय आत्म सुधार पर ध्यान देने की कोशिश करूंगा, ऐसी इसमें सीख कही गई है, जो कि हमारे जीवन को एक बहुत ही अच्छी दिशा देती है। अगला क्वेश्चन रहेगा खंड अड़, इसमें क्षमता आधारित प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आंसर जो है करने हैं। ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आफरीन, आफरीन क्या कहती है? हाँ, हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती है, हमारे कोच सर को भी। दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध चाहिए, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं, वे हमें खेल के पैतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास न खेलने को जूते थे न कपड़े, वे प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सीखना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें और अच्छे खिलाड़ी बने। आंसर है, आफरीन को खेलने से मना क्यों किया जाता था? तो जो घर में ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं थी, क्योंकि वह एक लड़की थी, एक तो इसीलिए, और दूसरा उनके घर में धन की कमी थी, इसलिए भी उनको खेलने से मना किया जाता था। आफरीन को खेलने के लिए सहयोग कौन करता था? तो उनके डैडी जो है उनको सहयोग करते थे। अगला प्रश्न है, आफरीन के पिता एक अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं बन सके? तो वो अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके पास जूते कपड़े आदि की कमी थी और घर की जिम्मेदारियों के कारण वो नहीं बन सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 11 है, गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में बिंदुओं पर ध्यान दें तो अंदाज़ा लगाइए कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। बहुत तरह के धर्म हैं, 8 मुख्य धर्म हैं, 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग हैं, 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी अधिक ज़्यादा तरह के नृत्य हैं। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें भी बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वह हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपनों से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, है ना? तो हम पहले ही किसी के बारे में उसके जो है रहने सहने के आधार पर अपनी धारणा मन में, एक अलग धारणा मन में बना लेते हैं। पहला है, भारत में कितने धर्मों के अनुयायी रहते हैं? तो 8 धर्मों के। जीवन में किन पहलुओं पर भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है? तो यहाँ से आंसर करेंगे, किन पहलुओं पर? रहन सहन, भाषा, खान पान, पहनावा आदि, इन सब पर जो है असर पड़ता है। नेक्स्ट है, विविधता हमेशा खुश होने का कारण क्यों नहीं बनती? तो विविधता जो है हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, क्योंकि एक असुरक्षा का भाव रहता है और एक खास प्रकार की राय जो है वो हमारे मन में रहती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12 है, इसमें भी आपको गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, एक ही छवि में बांधते हैं, उनके बारे में धारणा बना लेते हैं तो क्या कहेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा। क्लियर है? तो आपको जो फर्स्ट का आंसर है वो तो आपका यहीं से मिल गया। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा।
कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति को अपने खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार की खांचे में जड़ देती है। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं? तो हमने अभी ऊपर कर लिया इसका आंसर। रूढ़िबद्ध धारणाओं के क्या क्या नुकसान होते हैं? तो हम रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अलग व्यक्ति की तरह देखने के लिए रोक देती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें एक ऐसे काम करने से रोकती हैं जिसको करने की काबिलियत शायद हमारे भीतर हो। नेक्स्ट देखिए, अगला है थर्ड, रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण हम लोगों के बारे में कैसे विचार रखते हैं? तो लोगों के बारे में कैसे विचार होते हैं? रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण हम लोगों को उसके खास देश, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर उनके बारे में राय जो है वो हम बना लेते हैं बिना उनको जांचे परखे। ठीक है, कि ये इस देश के हैं तो ऐसे होंगे, इस धर्म के हैं तो ऐसे होंगे, इस जाति के हैं तो ऐसे होंगे। अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोषण से 10 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा की सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये जो है इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु कैसी है? तो इसकी जलवायु कैसी है? मानसूनी है। लिखा हुआ है ना, यहाँ की जलवायु कैसी है? मुख्यतः मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या का अधिक घनत्व क्यों है? तो जहाँ पे जनसंख्या अधिक घनत्व क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है? उपजाऊ है। यहाँ फसलें उगाने के लिए जो भूमि है वो बहुत ही अच्छी भूमि है। लोगों का व्यवसाय इसलिए यहाँ पर क्या है? कृषि है। तो मानव प्रवास के लिए उपयुक्त है। ये उपजाऊ मिट्टी है, पर्याप्त जल की उपलब्धता है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। लोग बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैच दिया गया है। विश्व के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर आपको दर्शाना है अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ से करेंगे, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर अटलांटिक महासागर और नीचे ये हो जाएगा यह सारा सदर्न ओशन। ठीक है, दक्षिणी महासागर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को प्रतीकों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ये दिया गया है, तो यहाँ एक बार इनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से आप मार्क कर देंगे इंडिया के मानचित्र पर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये गुजरात हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये जो है गुजरात हो जाएगा, उड़ीसा, और ये क्या है? पश्चिम बंगाल है, ये वाला। ठीक है ना, ये याद रखिए, जो ये ऊपर एक्सटेंड करता है ये पश्चिम बंगाल है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल है। ये मत सोचिएगा कि ये पश्चिम बंगाल इसमें लिखा है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, और ये क्या है नीचे? ये केरला हो जाएगा। क्लियर? तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो बच्चे तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को करना इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।